नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला में स्वागत करता हूं। कल के लेक्चर में हम प्रस्तावना पर बात कर रहे थे, तो पहले एक बार उन्हीं बातों पर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। फिर उसके बाद हम अपने आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें हम किन किन मुद्दों पर बात कर चुके थे। संप्रभुता। तो संप्रभुता क्या होती है, हमने इस पर बात की थी कि कोई भी ऐसा देश जो अपने आंतरिक तथा बाहरी निर्णयों में पूर्णतः स्वतंत्र हो। आंतरिक निर्णयों के तात्पर्य है कि उसके किसी भी मसले, राजनीतिक मसले, आर्थिक मसले, इन पर किसी विदेशी शक्ति का हस्तक्षेप ना हो। बाहरी मसले की अगर हम बात करते हैं तो जैसे भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण पूर्णतः स्वतंत्र तरीके से करे, किसी के दबाव में ना करे, तो ये हम कह सकेंगे हमारा देश संप्रभु है। आगे बात करते हैं, क्या हमने बात की थी, समाजवाद पे बात की थी। समाजवादी, हमने यह बताया था कि समाजवाद एक प्रकार की विचारधारा है। इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारा जो समाजवाद है वह मार्क्सवाद तथा गांधीवाद दोनों का मिला जुला रूप है। दोनों का मिला जुला रूप है, परंतु अगर झुकाव की बात करें तो गांधीवाद की तरफ सर्वाधिक है। संप्रभुता पर बात की थी हमने, समाजवाद पे बात की थी, पंथ निरपेक्ष पे बात की थी। पंथ निरपेक्ष भी हमने पर बात की थी। पंथ निरपेक्ष का क्या तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म ना हो, कोई विशेष धर्म ना हो, सभी धर्मों के प्रति समान आदर रखता हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना करे, तो वो पंथ निरपेक्ष कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा उसमें शब्द था लोकतंत्र। प्रस्तावना में था लोकतंत्र। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र अगर एक मोटे तौर पर हम समझते हैं तो लोगों के द्वारा शासन। तात्पर्य है कि सारी शक्तियाँ जो होंगी वो जनता में निहित होंगी। अगर हम बात करें कितने प्रकार का होता है तो दो प्रकार का होता है। एक हो गया हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक हो गया हमारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं तो इसमें जनता जो होती है हमारी सीधे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। ठीक है, तो इसे अगर हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, PPJ। अगर इसकी बात करेंगे तो ये क्या है? ये हो गया हमारी परिप्रेक्ष्य, ये हो गया हमारा पहल, ये हो गया हमारा प्रत्यावर्तन, ये हो गया हमारा जनमत संग्रह या जनमत। तो प्रत्यावर्तन का क्या तात्पर्य है? प्रत्यावर्तन का तात्पर्य है कि जैसे कोई सार्वजनिक अधिकारी है, वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा हो या अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन ना कर रहा हो, अनुचित प्रयोग कर रहा हो, तो उसे जनता के द्वारा वापस बुला लिया जाएगा। तो उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। जैसे कोई MP MLA है, उसके द्वारा अगर उचित कार्य नहीं किए जा रहे हैं तो जनता उसको वापस बुला लेगी। अब जनमत का तात्पर्य क्या है? जनमत का तात्पर्य है किसी भी सार्वजनिक मसले पर लोगों की राय जानना। कोई भी कानून या नियम, किसी भी नियम का निर्धारण करने से पहले किसी भी विशेष मुद्दे पर लोगों की राय जानना इस जनमत के अंतर्गत शामिल होगा कि पहले जनमत कराया गया, फिर उस मुद्दे पर विचार किया गया। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे स्विट्जरलैंड। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जैसे भारत है, भारत देश, USA, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की यह विशेषता होती है यहाँ का जो प्रतिनिधि होगा, अर्थात तात्पर्य इसका यह है कि जो सर्वोच्च शक्ति उपयोग करता होगा वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अगर हम अपने भारत देश की बात करते हैं तो जो राष्ट्रपति महोदय हैं जो 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। 5 वर्षों के लिए वो एक निश्चित कार्यकाल उनका होता है, तो इसे हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहेंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है? लोगों के द्वारा शासन, जनता की सर्वोच्च शक्ति होती है जनता के हाथों में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के में क्या क्या चरण होते हैं? परिप्रेक्ष्य, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में चुनाव 5 निश्चित समय के लिए चुनाव होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष तरीके से।
जो प्रमुख होगा उसका चुनाव किया जाएगा। गणतंत्र किसे कहते हैं या गणतंत्र क्या है? गणतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं। अपनी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी, तो ये हो गई, एक हो गई राजशाही, एक हो गई गणतंत्रात्मक। एक हो गई हमारी राजशाही, एक हो गई गणतंत्रात्मक। तो राजशाही का क्या तात्पर्य है? राजशाही का तात्पर्य है कि जो इसका प्रमुख होगा वह अपने कुछ निश्चित निर्धारित उत्तराधिकार कानूनों के तहत चुनाव उसका किया जाएगा, उसके लिए कोई लोगों के द्वारा उसका चुनाव नहीं किया जाएगा। तो राजशाही की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ब्रिटेन में क्या है, उत्तराधिकार कानून है, वहाँ का जो प्रमुख होगा उसका चुनाव उत्तराधिकार कानूनों के तहत किया जाता है। किंतु अगर हम अपने गणतंत्र की बात करते हैं तो गणतंत्र में ऐसा नहीं है। गणतंत्र में चुनाव किया जाएगा, लोगों के द्वारा चुना जाएगा, वही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा। तो लोकतंत्र व्यवस्था क्या है, हो गई हमारी राजशाही व्यवस्था। अगर इसको हम विभाजित करते हैं दो भागों में, तो राजशाही व्यवस्था तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। तो राजशाही का मतलब वह जो उत्तराधिकार कानूनों के तहत चुनाव किया जाए, जिसके लिए लोगों के द्वारा चुनाव नहीं किया जाए। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसमें चुनाव किया जाएगा, इसमें चुनाव किया जाएगा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी शामिल होते हैं। तो न्याय किसे कहते हैं? न्याय क्या है? अगर हम न्याय की बात करते हैं तो हमारी प्रस्तावना किन किन न्यायों पर बात करती है? सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। न्याय को कौन कौन से चरण है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय का यह तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, या समाज में विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। ये नहीं कि अगर आम आदमी बैठा है, कोई मुखिया आ रहे हैं तो सभी को खड़ा होना ही है, तो सभी के प्रति समान व्यवहार किया जाएगा, वंचितों के कल्याण की बात की जाएगी, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। तो ये सभी जो बात है सामाजिक न्याय के तहत शामिल होते हैं। अगर हम राजनीतिक न्याय की बात करते हैं तो राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय है कि प्रत्येक व्यक्ति को सरकार में शामिल होने का अधिकार होगा। अगर कोई चाहता है कि हम सरकार में शामिल हो जाएं, तो यह नहीं कि उसके पास बहुत पैसा ही होना चाहिए, आम आदमी भी सरकार में शामिल हो सकता है, सार्वजनिक दफ्तरों में प्रवेश कर सकता है, उसके पास उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। या नहीं कि उसके पास जब तक कोई बहुत सारे संसाधन हो तभी वह कोई कार्य करने में सक्षम होगा। आर्थिक न्याय की क्या बात करते हैं? आर्थिक न्याय उसे कहते हैं कि आय की असमानता को कम किया जाए। मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं और जबकि किसी दूसरे व्यक्ति के पास नाम मात्र की भी संपत्ति नहीं है, तो इसकी आय की असमानता को लोगों के मध्य कम किया जाए, तो यह आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है। आर्थिक न्याय के अंतर्गत क्या शामिल है? आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना, सभी को संसाधनों पर समुचित अधिकार प्रदान करना, संसाधनों का समान वितरण या संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करना, अब राजनीतिक न्याय की क्या राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो सार्वजनिक दफ्तरों में प्रवेश की अनुमति सभी को होगी। सार्वजनिक दफ्तरों में सभी को प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक है, सरकार में भी शामिल होने का अधिकार होगा। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो
सामाजिक विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। सामाजिक विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। वंचितों का कल्याण होगा, शामिल होगा। तो ये सभी अपना सामाजिक न्याय में बात करते हैं। सामाजिक न्याय के तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्तियों को समान भाव से देखना, किसी प्रकार का शोषण ना करना गरीबों का। राजनीतिक न्याय में सरकार में भी प्रत्येक व्यक्ति को शामिल होने का अधिकार होगा। आर्थिक न्याय में आय की असमानता को कम करना, संसाधनों का समान वितरण करना, किसी के साथ भी भेदभाव को ना करना। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय ये कहाँ से लिए गए? ये हमारी रूस की क्रांति से लिए गए। इन शब्दों का कहाँ से चुनाव किया गया? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का रूस की क्रांति से चुनाव किया गया। अच्छा, एक बात पे बात कर लेते हैं। और सामाजिक, आर्थिक अगर का हम मिला जुला बात रूप करें तो ये अनुपाती न्याय होगा हमारा। अगर हम सामाजिक तथा आर्थिक न्याय का मिले जुले रूप की अगर हम बात करते हैं तो ये अनुपाती न्याय होगा। अनुपाती न्याय का तात्पर्य क्या है? मान लेते हैं किसी आदमी ने 10 रुपये की सज़ा की, 10 रुपये का अपराध किया हो और उसको सज़ा आपने 50 रुपये वाली दी हो, तो यह उचित नहीं होगा। तात्पर्य यह है हमारा कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपये के हिसाब से अपराध किया है तो उसकी जो सज़ा दी जाए वह 10 रुपये के हिसाब से ही हो, ना कि 50 रुपये के हिसाब से या 100 रुपये के हिसाब से। अर्थात तात्पर्य यह है, अगर हम आपराधिक दृष्टि से बात करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपराधिक दृष्टि से बात करते हैं, आपराधिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि अपराध के अनुपात में सजा का प्रावधान, यह हमारा अनुपाती न्याय को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अभी हम बात कर ही चुके हैं। जैसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 10 रुपये का अपराध किया हो तो उसे 50 रुपये का दंड ना दिया जाए, बल्कि उसे 10 के ही अनुपात में दंड दिया जाना चाहिए। तो उसे हम अनुपाती न्याय कहेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता का अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जा रहा है या कोई कार्य कर रहा है तो उसमें अनावश्यक हस्तक्षेप ना करना, उसकी दैनिक जीवन शैली में उसके अनावश्यक हस्तक्षेप ना करना। कोई काम करना चाहता है, फालतू की बाधाएं प्रकट ना करना, ये स्वतंत्रता में आएंगी। अनावश्यक उसके बेरोक टोक ना करना। परंतु यह भी हम ध्यान दें, अगर प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी मिली, हमने कल भी बात की, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई दूसरे की आज़ादी का हनन करेगा। उचित प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता पर हमारी प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। जैसे आपने अभी लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर के देखा होगा कि लोगों को समस्याएं हो रही थी, तो सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि इन लाउड स्पीकर को मंदिर तथा मस्जिदों से इनको हटाया जाना चाहिए। तो स्वतंत्रता बेसिकली यही है। प्रस्तावना में जो बात बताया गया, आगे जब हम अपने मौलिक अधिकार कर्तव्यों की जब बात करेंगे तो इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। और एक फैक्ट देख लेते हैं, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ये कहाँ से लिए गए? ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का चुनाव कहाँ से किया गया है? तो फ्रांस की क्रांति से किया गया है। समता का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर, सभी के लिए समान अवसरों का सृजन किया जाना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारी प्रस्तावना में प्रतिष्ठा या स्थिति, इसको हम भी कह सकते हैं, तो और अवसर की समानता के बारे में उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? प्रतिष्ठा या स्थिति या अवसर की समानता के बारे में उल्लेख किया गया।
तो समता के 3 आयाम हैं, इसके 3 आयामों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला हो गया नागरिक, दूसरा हो गया राजनीतिक, पहला हो गया हमारा नागरिक, दूसरा हो गया हमारा राजनीतिक, तीसरा हो गया हमारा आर्थिक। तो हम नागरिक समानता का क्या तात्पर्य है? हमारे मौलिक अधिकार में नागरिक समानता को एक प्रकार से देखने को हमारे मौलिक अधिकार में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 14 से 18 से लेकर के नागरिक समानता का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हम बात करते हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल। अच्छा, जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो एक एक आर्टिकल पर विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। अभी ऐसे नॉर्मल समझते हैं क्या है। तो आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। ये आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, फैक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। विधि के समक्ष समानता कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति समान होगा, या नहीं कोई अमीर है तो उसके लिए कोई कानून और होगा, कोई गरीब है तो उसके लिए कोई कानून और होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून समान लागू होंगे हमारे संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 15 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा, गौर करने वाली बात यह है, इसमें केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। केवल, इसका तात्पर्य है कि मतलब अन्य के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ऐसा क्यों है? तो हम ऐसा तब पढ़ेंगे जब फंडामेंटल राइट का हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे तब। अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर की समानता का क्या तात्पर्य है? जैसे कोई सरकारी नौकरी के लिए कोई जगह निकलती तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ठीक। उसके लिए किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया है? अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का क्या अंत है? जब भारत आज़ाद नहीं हुआ तो छुआछूत संबंधित मामले, दलित वर्ग को हीन भावना की दृष्टि से देखना, ये सभी शामिल थे। तो हालांकि ये अस्पृश्यता का अंत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक दृष्टिकोण है, जो जिसको संविधान में जगह मिली, क्योंकि वो स्वयं दलित वर्ग से आते थे तो उन्होंने काफ़ी इसका सामना करना पड़ा था उनका। तो उन्होंने संविधान में इसको अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 के तहत शामिल किया गया है। जो भी व्यक्ति अस्पृश्यता के कानून का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। यह एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत बात की गई है। उपाधियों का अंत की बात की गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। राजनीतिक आयाम के अंतर्गत 2 आर्टिकल पे हम नज़र डाल सकते हैं। आर्टिकल 325, दूसरा आर्टिकल 326। तो 325 में क्या है ये देखते हैं। 325 में यह कहा गया है कि आर्टिकल 325 की बात करते हैं क्या कहा गया, और आर्टिकल 326 की बात करते हैं क्या कहा गया। तो आर्टिकल 326 में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को
अपनी वोट देने से किसी भी जो व्यक्ति का चुनाव किए, जब संसद की हमारी चुनाव किया जाएगा तो उसमें वयस्क मताधिकार शामिल होगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, या अगर प्रांतीय विधानमंडल की बात करेंगे तो इनके जो सदस्य चुने जाएंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। आर्टिकल 325 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। तो राजनीतिक अगर हम आयामों की बात करते हैं तो आर्टिकल 326 में, तो आर्टिकल 325 के तहत क्या है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा। किसी को किसी भी व्यक्ति का इस आधार पर नाम मतदाता सूची से नहीं काटा जाएगा कि वह किसी धर्म विशेष से संबंधित है या किसी जाति विशेष से संबंधित है या किसी लिंग विशेष से संबंधित है, या अगर हम लिंग विशेष का तात्पर्य हम महिला पुरुष से या थर्ड जेंडर से भी हो सकता है। कई अभी भी ऐसे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। तो वर्ग के आधार पर मतदाता, इन सभी के आधार पर ये नहीं कि मतदाता सूची से उनका नाम काट दिया जाएगा। अब आर्टिकल 326 की बात करते हैं तो जो संसद के सदस्य जो हैं उनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। अब हम आर्थिक आयाम की बात करते हैं। आर्थिक आयाम का तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, आर्थिक आयाम का तात्पर्य यह है कि आय की समानता को सुनिश्चित करना, महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। तो जैसे आर्टिकल 39 में क्या लिखा गया है? आर्टिकल 39 में यह लिखा गया है, महिला तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। यह आर्थिक आयाम को सुनिश्चित करता है, आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि महिला को भी उतना वेतन मिलना चाहिए जितना कि कोई पुरुष को। अगर कोई पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है और महिला भी 8 घंटे काम कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि महिला का मेहनताना कम हो गया, पुरुष का मेहनताना ज़्यादा हो गया, या पुरुष बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, महिला कम है। संविधान हमारा इस आधार पर भेदभाव को करने से रोकता है। तो प्रत्येक महिलाओं को भी उतना ही वेतन मिलेगा जितना कि पुरुष को मिलेगा। तो समता समझ गए आप लोग। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक आयाम है। नागरिक आयामों की बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक भी देखने को मिलते हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स में। आगे इन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। राजनीतिक आयाम आर्टिकल 325, आर्टिकल 326। आर्थिक आयाम आर्टिकल 39 को हम भी देख सकते हैं। इसमें आर्थिक आयाम के अंतर्गत आर्टिकल 39 को भी हम पढ़ सकते हैं। बंधुत्व का तात्पर्य क्या है? बंधुत्व का तात्पर्य यह है आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। जैसे कि हम सभी लोगों को देखा होगा या इतिहास में पढ़ा, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो सांप्रदायिक जो दंगे थे वो अपने चरम पर थे। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई, इन लोगों का सर कलम कर दिया गया। कई प्रकार की सांप्रदायिक हिंसाएं हमको देखने को मिली। तो इसी आधार पर हमारी जो प्रस्तावना है बंधुत्व की बात करती कि आपसी भाईचारों को बढ़ावा देना। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 51 के का में हम भी देख सकते हैं कि उसमें यह कहा गया है, इसका भाव प्रदर्शित होता है कि क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, धर्मवाद के आधार पर इन सबसे ऊपर उठकर आपसी सहयोग एवं आपसी समन्वय को बढ़ावा देना, यह सभी शामिल हैं। तो बंधुत्व का तात्पर्य है कि आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51 के का में भी यह बात कही गई है, और यह हम आर्टिकल 1 में भी देख सकते हैं। आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है? जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा।
भारत राज्यों का संघ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आर्टिकल 1 किस चीज़ का उल्लेख करता है, तो भारत राज्यों का संघ है। अच्छा, भारत राज्यों का संघ है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम देख लेते हैं। हालांकि इसको हम जब संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं। मान लेते हैं जो हमारा भारत देश है, एक मोटे तौर पर देख लेते हैं ऐसे ही। मान लेते हैं हमारा भारत है, हालांकि इतना अच्छा तो नहीं बना पर काम चल जाएगा। जो हमारा भारत है, मान लेते हैं राज्यों में विभक्त है, प्रत्येक राज्य की अपनी सीमाएं हैं या राज्यों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो संपूर्ण हमारा भारत है, आर्टिकल 1 का तात्पर्य क्या है, संपूर्ण भारत है, इन राज्यों का संघ होगा। तथा यह भी बात है कि और भी उसमें एक बात का उल्लेख किया गया आर्टिकल 1 में कि भारत जो है वो इन राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होगा, ठीक है। मतलब समझ गए आप लोग कि जैसे हमारा भारत है, इसमें जो जितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, इनको भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जैसे अभी आपने हाल ही में पंजाब में देखा होगा कि खालिस्तान को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, तो किसी हमारे भारत देश से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है कि यहाँ पंजाब उठ के यहाँ पे आ गया। ये आर्टिकल 1 की हमने बात कर ली। व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा की भी बात की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है। तो व्यक्ति की गरिमा का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी पवित्रता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी गरिमा है। उसके स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाया जाना या उसके मन में हीन भावना को पैदा ना करना, इन सबको व्यक्ति की गरिमा शामिल है। आप जब आगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे या समय समय पर आप यह देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों ने भी व्यक्ति की गरिमा के महत्व को प्रतिपादित किया है। राष्ट्र की एकता में अखंडता, तो आप लोग वाकिफ ही होंगे कि राष्ट्रवाद हमारे लिए कितना महत्व रखता है, कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आपसी भेदभाव या फूट के बीज का रोपण न करना। तो ये हमारी बंधुता। अब हम कुछ विवाद देखते हैं। विवाद क्या है? विवाद कौन कौन से हैं? विवाद इस बात को देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रस्तावना है वह हम संविधान का भाग था कि संविधान के भाग हमारे है या नहीं है। जो हमारी प्रस्तावना है वह संविधान की हमारे भाग है या नहीं है। तो इसमें दो विवाद उल्लेखनीय है। एक बेरूबाड़ी 1960, बेरूबाड़ीवाद 1960, एक केशवानंद भारतीवाद 1973। ये बहुत ही उल्लेखनीय है। तो थैंक यू दोस्तों, हम इन दोनों मुद्दों पर कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन।